ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास एरर्स इन टेस्टिंग हो चुका है आप लोगों का। इसके आगे बात करें, लिखो हेडिंग टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, अभी इसमें पहले थोड़ा समझ लेते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट मेरे ख्याल में याद होगा आप लोगों को। करना ये होता था हम लोगों की, पहले हाइपोथेसिस डेवलप करना होता था, नल और ऑल्टरनेट। फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देख के कौन सा होगा, लेफ्ट टेल, राइट टेल या टू टेल, पहले वो डिसाइड करना होता था। फिर आप एक टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस होल थिंग इनटू रूट ओवर एन। ठीक है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक का कोई ना कोई आंसर आता था आपका, और फिर आप साथ साथ निकालते थे गिवन सिचुएशन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख के क्रिटिकल वैल्यू। फिर टेस्ट के हिसाब से आप एक डायग्राम टाइप ड्रॉ करते थे। राइट टेल का है तो रिजेक्शन रीजन राइट में होता था, एक्सेप्टेंस रीजन लेफ्ट में। लेफ्ट टेल का है तो रिजेक्शन रीजन लेफ्ट में, एक्सेप्टेंस रीजन राइट में। और अगर सपोज करो कि टू टेल का है तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा शेड करते थे हम, और अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन ये सब हमारा डेवलप होता था। और लास्ट में फिर फाइनली जो आपका टी वैल्यू है, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, ठीक है ना, वो कौन से रीजन में फॉल करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करते थे और या फिर आप रिजेक्ट करते थे। अगर किसी सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली आप ऑल्टरनेट को रिजेक्ट कर रहे हो। और अगर किसी सिचुएशन में आप नल को रिजेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहे हो। दैट वाज ऑल अबाउट वन टेल टी टेस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टू सैंपल टी टेस्ट। इसमें बेसिकली होगा क्या कि या तो सेम पॉपुलेशन में से या दो अलग अलग पॉपुलेशन में से आप दो सैंपल विड्रॉ करोगे। दोनों सैंपल के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में पता रहेगा आपको, ठीक है। तो क्या है, देखो उसको, लेट देयर बी टू सैंपल विद फॉलोइंग डेटा। दो सैंपल, सैंपल 1 सैंपल 2। सैंपल का साइज आपको पता रहेगा n1 एंड n2। फिर सैंपल का मीन आपको पता रहेगा, फर्स्ट वाले का मान लो कि x बार और सेकंड वाले का मान लो कि y बार। कहीं कहीं कोई कोई किताब में इसको x1 बार बोलता है और इसको x2 बार बोल देता है। फिर नेक्स्ट है आपके वेरिएंस, तो s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन s1 और s2। मतलब आप दो सैंपल विड्रॉ करोगे आइदर फ्रॉम सेम पॉपुलेशन और फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, और दोनों सैंपल के बारे में ये सारा चीज आपको पहले से पता रहेगा, आपको ये दिया हुआ है। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद में जो पॉसिबल हाइपोथेसिस आप डेवलप करोगे, ठीक है ना, टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर में, जैसे वहां पर आपके जो तीन पॉसिबल हाइपोथेसिस का फॉर्मेट था वो था कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, और ऑल्टरनेट हो जाता था आपका म्यू लेस देन दैट नंबर। फिर म्यू लेस देन इक्वल्स टू सम नंबर, ऑल्टरनेट हो जाता था म्यू ग्रेटर देन दैट नंबर, एंड म्यू इक्वल्स टू सम नंबर एंड ऑल्टरनेट हो जाता था म्यू नॉट इक्वल टू दैट नंबर। वैसे ही इसमें क्या होगा कि इसमें आपका तीन हाइपोथेसिस हो सकता है। एक कि एक्स बार इज ग्रेटर देन वाई बार या ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बार, तो उसका जो ऑल्टरनेट बनेगा वो एक्स बार लेस देन वाई बार हो जाएगा। एक हो सकता है कि एक्स बार लेस देन इक्वल्स टू वाई बार, दूसरा हो जाएगा आपका एक्स बार ग्रेटर देन वाई बार। एक हो सकता है कि एक्स बार इक्वल्स टू वाई बार, एंड एच ए हो जाएगा आपका उस केस में एक्स बार नॉट इक्वल टू वाई बार। ये वैसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। बाकी एक्चुअल चीज का अगर मैं बात करूं टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर में, तो टू सैंपल टी टेस्ट इज रिलेटेड टू, सोचना ध्यान से इसको, हाँ, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस between the two means। मतलब दो सैंपल है आपके पास में, तो दो सैंपल का दो मीन होगा आपके पास में अवेलेबल, और इन दोनों मीन के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, इस बात को लेके जो है वो आपको ये सारा का सारा हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है। और एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना तो ऐसा होना चाहिए, एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू डिफरेंस का वैल्यू डी नॉट, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और इस टाइम पर एच ए आपका हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार इज नॉट इक्वल्स टू डी नॉट। फिर एक हो जाएगा एच नॉट में एक्स बार माइनस वाई बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी नॉट। एक ऑल्टरनेट इसका हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार इज लेस देन डी नॉट। फिर एच नॉट आपका एक हो सकता है एक्स बार माइनस वाई बार लेस देन इक्वल्स टू डी नॉट, और एच ए इस सिचुएशन में आपका हो जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार ग्रेटर देन डी नॉट। आप परेशान मत होना कि इस समय क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल चेहरा टू सैंपल टी टेस्ट का ऐसा होना चाहिए
जिसके अंदर में हम चेक क्या कर रहे होते हैं, तो हम चेक कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। एक का मीन ये है, दूसरा का मीन ये है, और इन लोग दोनों का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, वो चीज हम चेक करते हैं, जिसके लिए एक्चुअल हाइपोथेसिस होना चाहिए देखने में ऐसा। लेकिन आपके लेवल पे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर में बाय डिफॉल्ट डी नॉट का वैल्यू 0 अज्यूम कर लिया जाएगा आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो यदि आप डी नॉट का वैल्यू 0 अज्यूम कर लेते हो और इन सारे में डी नॉट को आप 0 से रिप्लेस कर देते हो, तो इनका जो मॉडिफाइड चेहरा वो आपको ऐसा दिखाई देगा। और डायरेक्टली यहाँ पर मैंने वही वाला लिख रखा है, आया बात समझ। टू सैंपल टी टेस्ट के अंदर में हम दोनों सैंपल का जो मीन का वैल्यू है उसके डिफरेंस का वैल्यू को किसी चीज से कंपेयर करते हैं कि वो डिफरेंस का वैल्यू किसी नंबर के इक्वल है या किसी नंबर के नॉट इक्वल है। वो डिफरेंस का वैल्यू किसी नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऑल्टरनेट में उसी नंबर से लेस देन चला जाएगा। फिर हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस में ही किसी नंबर से छोटा हो, ऑल्टरनेट में उस नंबर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपके लेवल पे वट एवर क्वेश्चन यू फेस रिगार्डिंग टू सैंपल टी टेस्ट, सब में ये जो डी नॉट का वैल्यू है क्या ले लिया जाएगा, 0। तो बुक में अगर आप देखोगे तो हाइपोथेसिस ऐसा फ्रेम किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में आप देखोगे तो ऐसा ही यूज करके क्वेश्चंस को किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके लेवल पे डी नॉट को क्या मान लिया जाएगा, 0। एंड इफ डी नॉट इज कंसिडर्ड एज 0, तो ये वाला मॉडिफाई को क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू वाई बार, और या फिर एक्स बार नॉट इक्वल्स टू वाई बार। ये वाला क्या हो जाएगा सोचो, आई थिंक ये पार्ट अगर 0 है तो वाई बार को वहां भेज दो, इट विल बिकम दिस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बार एंड ऑल्टरनेट विल बिकम एक्स बार लेस देन वाई बार एंड सो। ये समझ में आ रहा है? तो ये 3 फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो सकता है। उसके बाद मैं क्या है देखूं, इसको देख के घबराना मत, मैं बोलूंगा कुछ कुछ दिमाग में बस सेट करने का ट्राई कर। जब आप 2 सैंपल चूज करोगे ना, तो वहां पर आप 2 काम कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों का दोनों सैंपल आप सेम पॉपुलेशन में से चूज करोगे। सेम पॉपुलेशन में से अगर आप चूज करोगे तो उस पॉपुलेशन का तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही रहेगा, बिकॉज फर्स्ट वाले को जिस पॉपुलेशन में से लिया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 मान लो, और सेकंड वाले सैंपल को जिस पॉपुलेशन में से लिया है वो भी अगर सेम ही मतलब पॉपुलेशन है आपका, तो उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो जाएगा। तो देयर मे बी वन सिचुएशन वेयर यू आर चूजिंग द 2 सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। उस सिचुएशन का सारा चीज यहाँ पर डिस्कस किया। अब जैसे मान लो कि 1 सैंपल के टाइम पर जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता था, जो लिटमस पेपर आपका होता था, उसका फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस होल्डिंग इनटू रूट ओवर n। उसी तरीके से अगर आप 2 सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो और आपने मान लो कि इस टाइप का कोई एक हाइपोथेसिस डेवलप करके रखा है, अब इसमें से नल करेक्ट है कि ऑल्टरनेट करेक्ट है वो पता करने के लिए आपका जो टी टेस्ट होगा उसका फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये वाला, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला है, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस इंटू रूट अंडर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। एक्स बार हो गया पहले सैंपल का मीन, वाई बार हो गया दूसरे सैंपल का मीन, n1 हो गया पहले सैंपल का साइज, n2 हो गया दूसरे सैंपल का साइज। यहां तक ओके है। और s का मतलब होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला ये वाला s इज इक्वल्स टू, मतलब s आपको सेपरेटली अलग से पहले निकालना पड़ेगा, उसके अंदर में आपके पास में ये सारा वैल्यूज अवेलेबल रहेगा। n1 का मतलब हो गया पहले सैंपल का साइज, s1 का मतलब हो गया पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, n2 का मतलब दूसरे सैंपल का साइज, s2 का मतलब दूसरे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर n1 प्लस n2 माइनस 2, ये सब तो सारा नून ही रहेगा आपको। तो पहले ये फॉर्मूला लगा के आप s निकालो, s का मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलने के बाद में ये आपका टी टेस्ट है, इसको अप्लाई करो। अभी इससे ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखो अगर आप एलसीएम एलसीएम खेलते हो तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में n1 इंटू n2, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा n1 प्लस n2। फिर फ्रैक्शन है तो उल्टा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, सम वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो आइदर आप ये वाला लगाओ और ये फिर डायरेक्टली इसको याद कर लो, इसी को लगाते रहो, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, या पिछले वाले से कंपेयर करो तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा आपको। पिछले वाले में इसके जगह पर क्या आता था बताओ एक बार फिर से, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस इंटू रूट ओवर एन। वहां पर एक्स बार का मतलब सैंपल का मीन, म्यू नॉट का मतलब पॉपुलेशन का मीन, एस का मतलब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और रूट ओवर एन का मतलब रूट ओवर सैंपल साइज। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, बस टी का थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया। और यहाँ पर ये जो एस यूज हो रहा है वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि आपको इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा। यहाँ पर इसको और इसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर दो, इसके लिए आप टेंशन मत, ये सब नहीं चाहिए आप। ये मैंने थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया था, बट पूछा नहीं जाता तो इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, n1 प्लस n2 माइनस 2। ये सिचुएशन कौन सा है, ये वो वाला सिचुएशन है जब आप सैंपल को सेम पॉपुलेशन में से ले रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल को आप अलग अलग पॉपुलेशन में से लो, ठीक है। उस टाइम पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा। दो अलग अलग पॉपुलेशन में से विड्रॉ किया है
तो ऑब्वियसली सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उस टाइम पर जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है दैट विल चेंज एंड इट विल बिकम ये वाला, ठीक है। दिस इज अगेन रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट, दिस इज रिप्लेसमेंट फॉर एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस होल थिंग इनटू रूट ओवर एन। क्लियर मेरे ख्याल में। यहां पर भी आप देखो x1 बार का मतलब हो गया पहले सैंपल का मीन, x2 बार का मतलब हो गया दूसरे सैंपल का मीन, s1 का मतलब हो गया पहला का स्टैंडर्ड डेविएशन, s2 का मतलब दूसरा का स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 का मतलब पहला सैंपल का साइज, n2 का मतलब दूसरा सैंपल का साइज। ये आपको लगाना है। इसके अंदर में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला छोटा सा फॉर्मूला याद तो हो ही जाएगा आप लोग को, और या फिर स्मॉलर ऑफ n1 माइनस 1 एंड n2 माइनस 1, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये एक्सप्रेशन तो आपको रटना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तो इतना भारी भरकम एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करते करते हम पगला जाएंगे, तो नहीं करना है वो चीज। लेकिन कभी सपोज करो कि आपके पास में ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2 सैंपल टी टेस्ट व्हेन द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, तो उस टाइम पर तो स्पेसिफिकली यही फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे नहीं निकालेंगे। उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि n1 माइनस 1 यानी कि पहला सैंपल माइनस 1, या ऐसे बोल दो कि पहले सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और n2 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया दूसरे सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। उन दोनों में से जो भी कोई छोटा रहेगा ना उसको हम अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लेंगे। तो इससे क्या कि सारा आंसर राइट ही आता है, कहीं पर कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई चला के आपसे पूछे कि 2 सैंपल टी टेस्ट के टाइम पर इफ यू हैव टेकन द सैंपल फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको ये भारी भरकम फॉर्मूला बताना, ठीक है। एंड अगेन इफ यू हैव टेकन द सैंपल्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सिंपल है, इट इज n1 प्लस n2 माइनस 2। चलेगा यहाँ तक। अब इसके अलावा लास्ट चीज आता है कि भाई कैसे डिसाइड करेंगे कि नल और ऑल्टरनेट में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो उसका जवाब है कि मतलब रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रूल जो भी आप 1 सैंपल टी टेस्ट में अप्लाई कर रहे थे सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो जो आप नल और ऑल्टरनेट डेवलप करोगे तो इन्हीं में से कोई एक होगा। अभी लेफ्ट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है, ये 2 टेल टेस्ट है, ये आप किसको देख के पता करते हो, नल को कि ऑल्टरनेट को? ऑल्टरनेट को। अब जैसे इसमें ऑल्टरनेट मान लो कि लेस देन होना चाहता है, मतलब ये कौन सा टेल टेस्ट होगा, लेफ्ट टेल टेस्ट। ग्रेटर देन होना चाहता है तो कौन सा होगा, राइट टेल टेस्ट। और नॉट इक्वल टू होना चाहता है तो कौन सा होगा, 2 टेल टेस्ट। अब जैसे सपोज करो कि ये वाला आपका क्या हो गया बताओ, ये हो गया लेफ्ट टेल टेस्ट। अभी रिजेक्शन रूल के बारे में अब बात करना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट टेल टेस्ट। तो इस सिचुएशन का या तो आपका ये सिचुएशन होगा और या फिर आपका ये सिचुएशन होगा। जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आप टी वैल्यू निकाल लो, ये आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू हो गया। फिर दोनों सिचुएशन में से जो भी हो अकॉर्डिंगली डिग्री ऑफ फ्रीडम चूज करके और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख के आप क्रिटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्रिटिकल वैल्यू निकालने का आइडिया सेम टू सेम 1 सैंपल टी टेस्ट में जैसे निकालते थे 2 सैंपल टी टेस्ट में भी वैसे ही निकालोगे, सेम टेबल देख के। 2 सैंपल टी टेस्ट का कोई टेबल अलग अलग नहीं, ठीक है। तो वैसे आप क्रिटिकल वैल्यू निकालो। फिर इफ यू आर डीलिंग विथ लेफ्ट टेल टी टेस्ट और मान लो कि कोई क्रिटिकल वैल्यू आपका आ गया तो सिचुएशन कैसा रहेगा आपका, इस टाइप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ यहाँ पर कुछ आ जाएगा आपके पास, फिर आप इसको शेड कर दो और जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू आपका आया है देखो वो कहाँ फॉल करेगा, यहाँ फॉल करेगा या यहाँ फॉल करेगा। और जहां पर भी वो फॉल करता है अकॉर्डिंगली आप बात करोगे नल हाइपोथेसिस के बारे में। अगर सपोज करो कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू इस तरफ कहीं फॉल किया तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लो और ऑल्टरनेट को रिजेक्ट कर दो। और अगर सपोज करो कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू का आंसर इस शेडेड रीजन के बीच में कहीं पर आया है तो फिर आपको क्या करना है बताओ, नल को रिजेक्ट करना है और ऑल्टरनेट को आपको एक्सेप्ट करना है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं किसी पार्ट को, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फॉर्मूला वगैरह मैं बोलूंगा कि इसी को देखते रहना, ठीक है, और इसी से काम चलाते रहना, लिखते नहीं है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन। देखो बिगिन कर रहे हैं एक बार। देखो डेटा को देखो, इसमें आपको h0 बोला हुआ है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या इमेजिन करोगे आप, μ1 इक्वल्स टू μ2। और वही है जो मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे कि एक्चुअली फॉर्मेट में होना चाहिए मेरे ख्याल में, एक सेकंड रुकना, डी नॉट होना चाहिए था, बट आपके सिलेबस में हर क्वेश्चन में डी नॉट की जगह पर क्या यूज किया जाएगा, 0 यूज किया जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली सोचना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0 एंड μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो कौन सा टाइप का टेल टेस्ट हो जाएगा ये आपके लिए, 2 टेल टेस्ट हो जाएगा, पहला बात। दूसरा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेकन फ्रॉम 2 पॉपुलेशन। तो 2 पॉपुलेशन मतलब आप सेकंड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे सिग्मा 1 नॉट इक्वल्स टू क्या रहा होगा, सिग्मा 2। क्लियर मेरे ख्याल में? भाई सैंपल 1 का सारा डेटा दिया हुआ है आपको,
और सैंपल 2 का भी सारा डेटा दिया हुआ आपको। पहले आपसे पूछा हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो पहले आप सोचो कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए, ये वाला या इसके पहले वाला। मेरे ख्याल में ये वाला यूज करना चाहिए। लिखूं फर्स्ट पार्ट के लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक इक्वल्स टू t is equals to x1 bar minus x2 bar divided by root under s1 square by n1 plus s2 square by n2 divided by root under s1 square by n1 plus s2 square by n2। चलेगा? वैल्यूज बैठाओ देख देख के, एक बार मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। t is equals to x1 bar minus x2 bar by root under s1 square by n1 plus s2 square by n2। अच्छा वैल्यूज देखो एक बार, x1 बार का वैल्यू 13.6, x2 बार का वैल्यू 10.1, 13.6 माइनस 10.1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर s1 का वैल्यू है 5.2, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 5.2 का होल स्क्वायर बाय n1 का वैल्यू 35 प्लस s2 का वैल्यू 8.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ऊपर मेरे ख्याल में 3.5 और नीचे वाला देखो रूट अंडर 5.2 का होल स्क्वायर बाय 35 प्लस 8.5 का होल स्क्वायर बाय 40। अच्छा ये कितना आ रहा है फाइनली बताओ एक बार फिर से, नीचे वाला ना, दिस इज इक्वल्स टू ऊपर 3.5 शायद और नीचे वाला ये पूरा पार्ट कितना आ रहा है फाइनली रूट ओवर, तो रूट ओवर 2.57 और फाइनल आंसर कितना 2.18। ठीक है, ये आ गया आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू, यानी कि ये आपका फाइनली पार्ट 1 का आंसर रहेगा। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। थोड़ा सा और देखो यहाँ पे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि एट अल्फा इक्वल्स टू इतना व्हाट इज योर कंक्लूजन। अभी अल्फा इक्वल्स टू इतना सिर्फ बोल देने से तो काम नहीं होगा, क्रिटिकल वैल्यू निकाल के ही कंक्लूजन आप दे सकते हो। क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको अल्फा भी चाहिए पड़ेगा और साथ ही साथ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए पड़ेगा। आया बात समझ? फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपने अलग अलग पॉपुलेशन में से सैंपल विड्रॉ किया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल फॉर्मूला तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसको तो आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, और करना चाहिए भी नहीं आपको बस, लेकिन इसको याद रखना सच दैट कि डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में कभी पूछे कि क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको ये बताना। बाकी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जैसे इस क्वेश्चन के लिए आप देखो कि दोनों सैंपल का अलग अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कितना रहेगा। इसका कितना रहेगा बताओ 34 और इसका कितना रहेगा बताओ 39। इन दोनों में से जो छोटा होगा ना उसको आप अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम मान के काम कर। ठीक है, तो लिखूं सेकेंड पार्ट के लिए, हाँ डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन मतलब आपका सेम था कि अलग अलग था। अगर अलग अलग था तो ये, और अगर सेम पॉपुलेशन में से 2 सैंपल विड्रॉ करते हो तो फिर ये वाला फॉर्म। ठीक है, आगे मैंने एक क्वेश्चन उसका भी रखा है तो समझ में आ जाएगा। तो यहां लिखो सेकेंड पार्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 35 माइनस 1 इक्वल्स टू 34। देयरफॉर, या देयरफॉर भी नहीं, एक और काम है। ये टेस्ट कैसा था आपका 2 टेल, तो उसमें अल्फा डायरेक्टली यूज करते थे कि आधा करके यूज करते थे, आधा करके यूज करते थे, तो वो काम भी है। लिखो अगेन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.05 बाई 2। सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.025। ठीक है, अब लिखो देयरफॉर क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू t ऑफ 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 34। एक बार देखो टेबल में कितना है 2.032। ठीक है, अच्छा टेस्ट आपका 2 टेल टेस्ट था, इसीलिए जो डायग्राम आप बनाओगे वो इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर 2.032 और पीछे -2.032। शेडेड रीजन ये वाला और ये वाला। ठीक है,
क्लियर मेरे ख्याल में? कैलकुलेटेड टी वैल्यू किधर फॉल करेगा सोचो, 2.18 है, तो एक्सेप्टेंस में कि रिजेक्शन में? 2.18 है, थोड़ा आगे चला जाएगा, ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2.18। नीचे लिखो हियर t इज ग्रेटर देन t अल्फा बाई 2 ब्रैकेट में न्यू, t ग्रेटर देन t अल्फा बाई 2। अच्छा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल है, शायद पहले बताया हुआ ये चीज, ठीक है। सो नीचे लिखो हेंस वी क्या एक्सेप्ट की रिजेक्ट H0, हेंस वी रिजेक्ट H0, ठीक है। वैसे इसमें पूछा नहीं है, लेकिन सपोज करो कि ऐसा अगर आपसे पूछता कि जैसे आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने का मतलब है कि इन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो हुआ कि जीरो नहीं हुआ? जीरो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो ये डिफरेंस को सिग्निफिकेंट मानोगे कि सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे? सिग्निफिकेंट मानोगे। इसको तो छोड़ दिया ना आपने अल्टीमेटली एक्सेप्ट किसको किया? नीचे वाले को। तो डिफरेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है आपका, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट मींस इज सिग्निफिकेंट। पूछा नहीं है हालांकि, लेकिन पूछ सकता है इस टाइप का लाइन आपसे कि डिफरेंस जो है वो आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन में आपका H0 एक्सेप्ट हो रहा होता तो आप बोलते कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, तब डिफरेंस का वैल्यू जीरो ही आ रहा है। लेकिन अगर आपका डिफरेंस का वैल्यू आप जीरो वाले पार्ट को इग्नोर मार रहे हो एंड यू आर क्लेमिंग कि डिफरेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन जीरो नंबर रहेगा, दैट मीन्स कि द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। चलेगा मेरे ख्याल? ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, पढ़ो इसको। कर रहे हैं इसको। पिछले वाले में और इसमें देखो अंतर क्या है। जैसे इसमें बोल दिया था कि द सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन, इस बार वाले में कुछ बोला नहीं है। तो कुछ यदि बोला नहीं है तो मान के चलेंगे सेम पॉपुलेशन में से आया है, ठीक है। तो लिखो हियर द सैंपल्स आर फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, ऐसा हम खुद ही बाय डिफॉल्ट मान लेंगे। हियर द सैंपल्स आर फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, ठीक है। फिर ये आपको पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा एग्जामिन इफ द मीन्स ऑफ द टू रैंडम सैंपल्स डिफर सिग्निफिकेंटली एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो H0 बनाओ आप, लिखो हियर H0 इज μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड HA विल बी μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, मैं ही गलत लिख रहा हूं, वन सैंपल ही मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू 0 एंड x1 बार माइनस x2 बार नॉट इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस। इसके जस्ट नीचे मेंशन कर दो कि इट इज अ टू टेल हाइपोथेसिस, इट इज अ टू टेल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब आपका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप चूज करोगे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? तो दो काम करना है आपको बेसिकली, एक आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि टी वैल्यू निकालना है, दूसरा आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालना है। लेकिन सिंस ये सेम सैंपल से आ रहा है तो इसका टी वैल्यू का ही फॉर्मूला बहुत ही घटिया सा था। क्या था, मैं रिकॉल करा देता हूं, लिखो हियर टी इज इक्वल्स टू, ये वाला छाप, टी इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार, मतलब एक ही बात है, x बार y बार की जगह x1 बार माइनस x2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। t इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s, पूरे चीज को आप ब्रैकेट में डाल दो एक तरीके से, इनटू रूट अंडर n1 n2 बाय n1 प्लस n2, ठीक है। क्लियर? यहीं पे लिखो एंड s इज इक्वल्स टू, ये वाला छाप, एंड s इज इक्वल्स टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, s is equals to root under n1 into s1 square plus n2 into s2 square whole thing divided by n1 plus n2 minus 2। चलेगा मेरे ख्याल में? पहले हम s को निकालने का ट्राई करते हैं, फिर हम t को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखो s is equals to क्या आया था फॉर्मूला आपका, रूट अंडर n1 into s1 square plus n2 into s2 square by n1 plus n2 minus 2, यही था। अभी वैल्यूज बिठाते हैं, तो रूट अंडर
पहले सैंपल का साइज कितना है 10, तो 10 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरे का सैंपल साइज 17 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 8, तो 8 का स्क्वायर अपॉन में आई थिंक 10 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है। सो S इक्वल्स टू रूट अंडर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा शायद से 1000 प्लस 64 इंटू 17, कितना आ रहा? कुछ फॉर्मूला गलत बिठा दिया क्या? अच्छा हाँ 8 नहीं होगा, सॉरी, वो S1 का वैल्यू नीचे 10 प्लस 17 माइनस 2। अच्छा इसका प्रोडक्ट बताओ तो एक बार। 1088 1088 और नीचे मेरे ख्याल में कितना 25। अब ये पूरा कैलकुलेट करके बताओ एक बार कितना आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 9.13, ठीक है। आगे लिखो नाउ t इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका था x1 बार माइनस x2 बार बाई s इनटू रूट अंडर n1 n2 बाई n1 प्लस n2, ठीक है। वैल्यूज डालोगे तो t इज इक्वल्स टू x1 बार कितना दिया हुआ आपको 200 और 220, तो 200 माइनस 220 बाई 9.13 और रूट अंडर मेरे ख्याल में 10 इंटू 17 बाई 10 प्लस 17, ठीक है। सो t इज इक्वल्स टू माइनस 20 बाई 9.13 इंटू रूट ओवर मेरे ख्याल में 170 अपॉन 27। देखो कैलकुलेट करके कितना आता, ठीक है। लिखो सो t इज इक्वल्स टू माइनस 5.49 टाइप आ जाएगा कुछ। अच्छा इसके बाद में देखो ये सेम पॉपुलेशन से लिया हुआ था और t का वैल्यू निकालने के बाद में कैलकुलेटेड t वैल्यू आने के बाद में नेक्स्ट आपको चाहिए होगा क्रिटिकल वैल्यू। वो आने के अंदर फिर आप एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का काम कर सकते हो। क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको दो चीज चाहिए, दो नहीं इनफैक्ट तीन चीज चाहिए। अल्फा चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और कौन सा टेस्ट है आपका वो भी आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट टेल राइट टेल टू टेल। तो उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये है तो टू टेल। अल्फा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 0.05, तो अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करके और बाकी फिर टू टेल टेस्ट के हिसाब से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होगा, अगर सेम पॉपुलेशन से विड्रॉ किया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया होता था n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। लिखो एक हेडिंग जैसा लिख दो, फॉर क्रिटिकल वैल्यू, फॉर क्रिटिकल वैल्यू, फॉर क्रिटिकल वैल्यू। लिखो पहले तो लिखो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, देयरफॉर अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.025। पहला बात डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू क्या, आई थिंक n1 प्लस n2 माइनस 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 प्लस 17 माइनस 2 ऑल टुगेदर 25 होगा शायद, सही कह रहा हूं ना, ठीक है। फिर आप निकालिए क्रिटिकल वैल्यू, तो ये हो जाएगा t ऑफ अल्फा अपॉन 2 एट म्यू, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में t ऑफ 0.025 एट 25। देखो कितना है, इसका आंसर आपका आया 2.060, ठीक है। अब यहां से सिंस ये टू टेल टेस्ट था तो अकॉर्डिंगली हम एक फोटो बना लेंगे ऐसा 2.060 और यहां पर भी माइनस 2.060, फिर ये शेडेड रीजन यहां पे और ये शेडेड रीजन यहां पे, ठीक है। आपका टी वैल्यू कितना आया था, तो पक्का ही मान लो कि इस तरफ कहीं पे रहेगा यहाँ पे। एक्सेप्टेंस की रिजेक्शन, रिजेक्शन लिखूं हियर t is less than minus of t alpha by 2 at new, here t is less than minus of t alpha by 2 at new, hence we reject
एच नॉट, और देख लो कोई कंक्लूजन मांगा है क्या? कंक्लूजन मांगा है शायद से। ये पूछ रहा है कि सैंपल्स जो है वो आपके हिसाब से सिग्निफिकेंटली डिफर करेगा कि डिफर नहीं करेगा, तो करेगा, लिखो हेंस the means of the sample will differ significantly. Hence the means of the samples will differ significantly. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये वाला पढ़ो। ये 2 सैंपल टी टेस्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, पहले गो थ्रू कर लो फिर बात करते हैं। देखो सुनना धीरे धीरे, मतलब क्वेश्चन क्या है कि काफी मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट है कि आप पढ़ते ही मतलब एकदम आराम से स्ट्राइक कर जाए कि ये वही वाला क्वेश्चन, और कुछ भी आपको अटपटा भी नहीं लगेगा, सोल्यूशन का मेथड भी आपको सीधा सीधा पूरा पूरा समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनो एक बार। हाँ, ये कह रहा है कंट्री ए हैज एन एवरेज फार्म साइज ऑफ इतना, ठीक है, आते हैं उस पर। ये क्या है, वाइल कंट्री बी हैज एवरेज फार्म साइज ऑफ इतना, assume that the data were attained from 2 samples with standard deviation इतना and इतना, sample sizes of इतना and इतना, is it possible to infer that the average size of the farms in 2 countries is different at alpha equals to इतना? मतलब आपको यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ द मीन्स वो सिग्निफिकेंट होगा कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसी चीज पे कमेंट करना है, और 2 सैंपल के हेल्प से काम करना है, तो ऑब्वियसली 2 सैंपल टी टेस्ट के बारे में सोचोगे। प्लस दूसरा बात है कि सेम पॉपुलेशन के डिफरेंट पॉपुलेशन, तो कंट्री सेम है कि अलग अलग है, तो अलग अलग पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप सेकंड वाले आइडिया के हिसाब से अपना डेटा जो है वो आराम से उससे एक्सट्रैक्ट करो, एक एक करके सारा टी टेस्ट लगाओ, क्रिटिकल वैल्यू निकालो और लास्ट में अपना कंक्लूजन दे दो, ठीक है। लिखो हियर, पहले आप 2 टेबल टाइप सामान बनाओ। हाँ, ऐसे लिखो फॉर ए और यहां बगल में लिखो फॉर बी। यहां पर लिखो x1 बार, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 191, फिर n1 ये कितना हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में 8, और लास्ट में s1 ये मेरे ख्याल में हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था ना 38, ठीक है। फिर कंट्री बी के लिए सोचोगे तो x2 बार का आंसर कितना होगा, मेरे ख्याल में 199, ठीक है। फिर n2 का वैल्यू मेरे ख्याल में 10 और s2 का वैल्यू मेरे ख्याल में 12। देखो ये आपका डेटा होगी, एक बार मिला के देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे लिखो ना H0 और HA डेवलप करो आप, तो H0 आपके लिए हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू 0, एंड HA आपके लिए हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे लिखो हेंस इट इज अ 2-tail टेस्ट, hence it is a 2-tail test। तो सबसे पहले तो आप t निकालो, तो t का फॉर्मूला डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए था शायद x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2, वैल्यूज बिठाओ इनके अंदर में, तो x1 बार का आंसर आई थिंक 191 माइनस 199 अपॉन में रूट अंडर 38 का स्क्वायर बाई 8 प्लस 12 का स्क्वायर बाई 10, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ एक बार कैलकुलेट करके, पूरा सॉल्व वॉल्व करके ये आएगा फाइनली माइनस 0.57, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अच्छा, इस वाले सिचुएशन में जब आप डिफरेंट पॉपुलेशन से डील कर रहे होते थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे, n1 प्लस n2 माइनस 2। गलत बोल रहा हूँ क्या, गलत बोल रहा हूँ मेरे ख्याल। फर्स्ट वाले में जो है वो वैसे करते थे, और सेकंड वाले में दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो और दोनों में से जो छोटा होगा प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर लें। तो लिखो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू, देखो एक बार फर्स्ट वाले का मेरे ख्याल में 7 और सेकंड वाले का मेरे ख्याल में 9, छोटा किसका है इसका, इसी को यूज करेंगे। इसमें लिखो 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, ठीक है। और जो आपने डेवलप किया वो 2-tail टेस्ट है, तो अल्फा से तो काम होगा नहीं आपका, आपका काम होगा अल्फा बाई 2 से। तो निकालो अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.025, फिर लिखो
क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा बाई 2 एट न्यू। बताओ तो कितना आ रहा है, देख लो एक बार, वही आना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू 2.36। टू टेल टेस्ट के हिसाब से मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आ जाएगा 2.36 और यहाँ पर -2.36, ये शेडेड, यहाँ पर ये शेड, ठीक है। और टी वैल्यू आपका कितना आया था -0.57, तो ये ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा शायद, यहाँ पे -0.57। तो लिखो हियर -t अल्फा बाई 2 लेस देन टी अल्फा बाई 2, मतलब आपका जो टी वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन में है तो वी एक्सेप्ट H0, देखो हेंस वी एक्सेप्ट H0 एंड नीचे लिखना देयरफॉर। अब जो एक कंक्लूजन देना है मेरे को वो क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है कि एवरेज फार्म साइज डिफरेंट है कि नहीं है। तो आपने तो इसको एक्सेप्ट करा, तो डिफरेंस को आप कितना मान के चल रहे हो, 0, तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि डिफरेंट नहीं है। लिखो हेंस द एवरेज फार्म साइज, हेंस द एवरेज फार्म साइज इन द टू कंट्रीज आर नॉट डिफरेंट या आर सेम, आर नॉट डिफरेंट या फिर आर सेम, ठीक है। इसके साथ में स्टैटिस्टिक्स पूरा आप लोग का खत्म।